मेरे दोस्तों, आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में, यानी कि गणित पढ़ाने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पीछे की वीडियो देखते हुए चल रहे होंगे और चीज़ें समझते हुए चल रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फैक्टर, या यूँ कह दें इस चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या तो हम तब निकालेंगे जब हमें पता हो कि सर फैक्टर क्या होता है। जब हमें इस बात की जानकारी होगी कि वास्तव में गुणनखंड क्या है, तभी तो हम उनको गिन पाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि फैक्टर क्या है। व्हाट इज फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। इसको भाज्य भी कहते हैं। इसको भाजक कहते हैं, माफ़ करना दोस्तों, भाजक कहते हैं और कहते हैं अपवर्तक। क्या नाम है इसका सर? इसको फैक्टर कहते हैं यानी कि गुणनखंड, भाजक कहते हैं और क्या कहते हैं? और कहते हैं अपवर्तक। इनमें किसी भी नाम से वो आपसे पूछ सकता है कि अपवर्तकों की संख्या बताइए, भाजकों की संख्या बताइए या नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो पहले हम जानते समझते हैं कि है क्या। जैसे मैं कहूँ एक नंबर है 12, ये किस किस से डिवाइड होगा, यानी कि इस नंबर में किस नंबर से भाग चला जाएगा वो भी कंप्लीट। रिमाइंडर एक भी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0। द रिमाइंडर शुड बी 0। तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5 से नहीं जाएगा, 6 और 12। 1 से लेके 12 तक ये 6 नंबर ऐसे हैं जो इस नंबर को यानी कि 12 को पूर्णता कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। तो ये सारे नंबर हो जाएंगे सर, ये हैं सभी 12 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर। द फैक्टर ऑफ नंबर 12 इज 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये 6 संख्याएं हैं, ये 6 नंबर हैं जिनसे 12 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6। इस चैप्टर में हम फैक्टर की हर चीज़ पढ़ेंगे, गुणनखंड की हर एक चीज़ की। जोड़ कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं, सॉरी जोड़ और योग की बात है, औसत कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उन गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं जो वर्ग हैं या घन हैं या किसी की पावर n है, कुछ भी। यानी कि कंप्लीट फैक्टर चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। ये क्लास कम से कम 3 या 4 वीडियो की होगी। तो आज हम कम से कम इतनी कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख पाएँ। क्या सीख पाएँ? गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होता है। जो नहीं समझे एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे मैं कहूँ बताइए 10 किस किस से डिवाइड होगा, तो 1, 2, 5 और 10। तो 10 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 10। यानी कोई नंबर जितने नंबर से डिवाइड हो जाता है, जितने नंबर से डिवाइड हो जाता है, यहाँ डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। नहीं तो आप कहोगे सर 10 तो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 एकम 7 रिमाइंडर 3। या फिर ऐसे देख लो 7 बन जा 7 रिमाइंडर 3 कि सर देखो 10 में 7 का भी भाग चला गया, लेकिन मेरे भाई यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है। हम फैक्टर उनको कहेंगे जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दें, किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करना। इसके साथ एक चीज़ और जान लेते हैं कि सर हालांकि वहाँ उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, तो हम कोशिश करके देख लेते हैं कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। कि मल्टीपल क्या होता है?
पल यानी कि गुणज, या कह दें हम इसको गुणक, या हम कह दें इसको भाज्य, या इसको हम कह दें अपवर्त। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, एक ही का नाम है। ये हिंदी के नाम है, ये इंग्लिश में फ़ायदा रहता है, ज़्यादातर एक या दो ही नाम होते हैं, हिंदी पर्यायवाची बहुत ज़्यादा। चलो तो अभी चलो मैं इसी को ले लेता हूँ कि सर इसके गुणनखंड क्या थे और इसके गुणज क्या होंगे, यानी कि इसके सर फैक्टर और मल्टीपल। तो गुणनखंड मैंने अभी बताए थे कि वो नंबर जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दें, यानी कि भाग कर दें पूर्णता कंप्लीटली, और गुणज जो इस नंबर से भाग हो जाएं, ये भाग कर दें और ये भाग हो जाएं, ये विभाजित कर दें और ये नंबर विभाजित हो जाएं, यानी कि 12 से विभाजित होगा, 24 होगा, उसके बाद 36 होगा, उसके बाद 48 होगा, और ऐसे ऐसे चलता है। तो मैं दिख रहा है कि सर संख्या हम गुणनखंड की निकाल सकते हैं, गुणज की नहीं। संख्या हम गुणनखंडों की निकाल सकते हैं, गुणज की नहीं, क्योंकि गुणज तो जहाँ तक तुम्हें आती हैं गिनती वहाँ तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मल्टीपल तो हम यहाँ तक मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मल्टीपल बनता जाएगा। लेकिन फैक्टर लिमिटेड होते हैं, यानी कि सीमित है। तो संख्या हम सीमित की तो निकाल पाएंगे मेरे भाई, संख्या हम किसकी निकाल पाएंगे? संख्या निकाल पाएंगे सीमित की। अनलिमिटेड की संख्या हम कैसे निकाल पाएंगे? और हमने एक चीज़ देखी कि क्या देखी कि 12 अपने आप का गुणनखंड भी है और 12 अपने आप का गुणज भी है, यानी कि 12 फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है। तो हम कह सकते हैं कि कोई संख्या अपने आप का फैक्टर भी होती है और मल्टीपल भी होती है, फैक्टर भी होती है और मल्टीपल भी होती है। मल्टीपल के बारे में यहाँ इतनी बातें जानना काफ़ी है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगी? खुद संख्या। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? खुद संख्या। और एक और बात जो काम की है कि सर एक जो है, एक है सर्वमान्य गुणनखंड, यानी कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, एक सभी को पूर्णता भाग कर देता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। कोई रिमाइंडर नहीं बचने का मतलब है रिमाइंडर 0। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गुणनखंड और गुणज यानी कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं? बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपनी बात पर जो हम समझ रहे थे कि सर फैक्टर की काउंटिंग कैसे करेंगे, फैक्टर का एडिशन कैसे करेंगे, उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसके रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे। जितनी चीज़ें फैक्टर में हो सकती हैं वो हम सब निकालेंगे। चलो आइए देखते हैं कि क्या करना है। हमें मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर चलो 36 ले ले रहे हैं, इसके फैक्टर निकालने। तो आप कहोगे सर 1 से डिवाइड है, एक से डिवाइड है 2, देखना बीच में कोई छूटे ना, 8 से नहीं जाएगा, 9, 12, 18, 36। एक नज़र देखो क्या कोई छूटा है? बिल्कुल कोई नहीं छूटा है। और हमने कोई लिया ऐसी एग्जाम्पल 24, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 12 से जाएगा और 24 से जाएगा। ऐसी हमने कोई मल्टीपल संख्या ली 30, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7, 8, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 15 से जाएगा और 30 से जाएगा। तो मैं कहूँ बताइए 30 के कुल गुणनखंड। अभी मैं सवालों पे नहीं आया हूँ, ना ही ये चीज़ें परीक्षा में पूछी जाएंगी जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ।
ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचने का एक जरिया है, जो चीज़ें परीक्षा में पूछी जाएंगी। आप अगर इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे तो आगे के सवाल आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, वरना मैं कुछ कर रहा हूँगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर मैं 30 के नंबर फैक्टर गिनूँ, गुणनखंडों की संख्या गिनूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कितनी आई? ऐसा नहीं सभी की 8 आती है, नहीं कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तुम समझ पाओ, नहीं कहीं गलत ना समझ लो। 1 लिया, 3 5 9 15 और 45, 15 ओके, ये होगा। इसके कितने हैं? फिर इसके हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6, यानी कि 45 के 6 गुणनखंड, 30 के 8 हैं और 24 के भी 8 हैं। 36 को भी रहने देती है, थोड़ा अलग है, आप समझ नहीं पाए। तो हमने यहाँ देखा कि सिर्फ हमने 3 नंबर निकाले, उनके गुणनखंड इतने आए, लेकिन यही संख्या अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 2400 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो इस तरीके से लिखना थोड़ा कठिन हो सकता है, और मैं कहूँ थोड़ा क्यों, ज़्यादा ही कठिन हो सकता है पेपर के अगर हिसाब से देखा जाए तो हम इन चीज़ों को इस तरह मॉडिफाई करके सीखेंगे कि हम इन चीज़ों को जल्दी कर पाएँ। लेकिन अगर ये बात भी समझ लो कि गुणनखंड बन कैसे रहे। हमने देखा 24 से कम 24, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 24, 3 का करेंगे 8 में 24, 6 का करेंगे 4 में 24। इसी तरह 1 का किया 30 में 30, 2 का किया 15 में 30, 3 का किया 10 में 30, 5 का किया 6 में 30। इसी तरह 1 का या क्या था, सॉरी, 1 का किया 45 में 45, 3 का किया 15 में 45, 5 का किया 9 में 45, यानी कि 2 नंबर 2 टुकड़े मिलके आपस में मल्टीप्लाई होके, 2 टुकड़े मिलकर आपस में मल्टीप्लाई होकर, 2 टुकड़े मिलकर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे हैं? फिर नंबर बना रहे हैं, यानी कि संख्या बना रहे हैं। तभी तो कहते हैं गुणन माने गुणा करना, खंड माने भाग। गुणन माने गुणा करना, खंड माने पार्ट, भाग, अंश। तो 2 पार्ट का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है? फिर नंबर मिल रहा है। तो हमें पता चल गया कि गुणनखंड कैसे बन रहे हैं, और समझते यहाँ से अच्छे सवाल बनेंगे, जो चीज़ मैं अभी समझा रहा हूँ। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बन रहे हैं। अब ऐसे में इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख के आपको समझाता हूँ कि ये 2 जो बन रहे हैं आपस में, इनसे हमारा क्या लाभ होने वाला है और इनसे चीज़ें कैसे जुड़ेंगी। तो आप कोई भी जो नंबर है, सिंपल छोड़ो, मैंने ले लिया 48। मुझे पता है, अभी बताया था कि सिर्फ 2 नंबर का मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है? ये नंबर बन रहा है। तो जैसे मैं कहूँ 3 और 5 का मल्टीप्लाई होके क्या बना है? 15। तो अगर मैं इनमें से कोई एक नंबर मुझे पता है, जैसे मैंने कहा 15 पता है, तो मैंने फिर 3 का डिवाइड दिया तो दूसरा नंबर मिल गया। या मैं कहूँ कि मुझे 5 पता है, तो मैंने 5 का डिवाइड दिया तो मुझे दूसरा नंबर मिल गया। यानी कि जिन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके ये संख्या बनी है, उन दोनों में से किसी एक नंबर का भाग हम उस पूरी संख्या में दे दें तो हमें दूसरा नंबर मिलने लग रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ 1 का भाग दिया तो हमें 48 मिलेगा, 2 का भाग दिया 24 मिलेगा, 3 का दिया तो 16, 4 का दिया तो 12, 5 का जाएगा नहीं, 6 का दिया तो 8, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा, लेकिन 8 ऑलरेडी आ रखा है। यानी कि इन नंबर का मल्टीप्लाई करके हर बार क्या बनेगा? नंबर। और यही नंबर बन गए हैं 48 के गुणनखंड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 48 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? फिर कुल गुणनखंड होंगे 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है और ये हमसे कैसे रिलेट करेगा? ये हमसे कैसे रिलेट करेगा देखते हैं। ये वाली चल रही है, हाँ ये ठीक है।
चलो समझते हैं। अगर मैं कहूँ इनको लगातार कि 48 के गुणनखंड लिखे हैं क्रम से, कैसे लिखे हैं? क्रम से 1 2 3 6 8 जैसे आए हैं वैसे लिखे हुए हैं। तो मैं कहूँ कि प्रारंभ से छठवें गुणनखंड, प्रारंभ से छठवें का मतलब है कि मैं अगर गिनती गिनूँ तो वो शुरुआत से छठवें नंबर पर आया हो। 1 2 3 4 5 6 कौन आया है? 8। ऐसे मैं कहूँ प्रारंभ से पाँचवें गुणनखंड, तो पांचवा कौन होगा? 1 2 3 4 5, पांचवा गुणनखंड कौन हो गया? पांचवा फैक्टर हो गया 6। इतनी बात आप समझ पाए? तो गिनती कैसे चल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि अब समझना क्या है वो बात समझो। अभी वो बात समझी नहीं हमने, अभी तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर निकाले। मैं कहूँ प्रारंभ से पांचवा गुणनखंड के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि संख्या बन जाए। तो नई बात समझ आई, ये बात नहीं आई होगी। अभी देखो, प्रारंभ से पांचवें गुणनखंड के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि संख्या बन जाए। तो अगर ये वाला प्रारंभ से पांचवा है और इसके साथ किसी दूसरे गुणनखंड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो गुणनखंड अंत से पांचवा होगा। ये कहाँ से? प्रारंभ यानी फ्रॉम स्टार्टिंग से पांचवा। तो ये क्लियर है कि ये दूसरा गुणनखंड होगा जिसके साथ इसका मल्टीप्लाई होकर संख्या बन रही होगी, वो अंत से यानी कि पीछे से पांचवा होगा। हमने देखा फिर 6 और 8 मिलकर 48 बना रहे हैं। तो छठवें का स्थान प्रारंभ से देखो 1 2 3 4 5, 8 का स्थान अंत से देखो 1 2 3 4 5, दोनों पांचवें स्थान पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि जो 4 है वो प्रारंभ से चौथे स्थान पर है और इसके साथ 12 का मल्टीप्लाई करके 48 बन रहा है, तो 12वां अंत से किस स्थान पर होगा? 12वां भी अंत से चौथे स्थान पर होगा। चौथे स्थान पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। थोड़ी देर आप देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे इन बातों को कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि इसको मैं सीधे लेके बताता हूँ ताकि जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए हैं वो भी समझ पाए। 48 के नंबर किस पर? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। तो मैंने कहा 6 का स्थान प्रारंभ से कितना है? फिर 6 का स्थान प्रारंभ से पांचवा है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? 6 8 48, तभी तो 48 बन रहा है। तो 48 का स्थान अंत से कितना होगा? पांचवा। मैं कहूँ क्या कहूँ कि 2 प्रारंभ से किस स्थान पर है? तो आप कहोगे 2 प्रारंभ से दूसरे स्थान पर है। तो 2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होकर 48 बनाएगा वो 100% पीछे से दूसरे स्थान पर होगा। मेरी बात समझ पाए आप? यानी कि आप इतना समझ गए हैं कि सर जो इधर से चलेगा और जो उधर से चलेगा, अगर उन दोनों की नंबरिंग बराबर है, उन दोनों का स्थान बराबर है, यानी कि आगे से किसी संख्या का स्थान और पीछे से किसी संख्या का स्थान, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर आ जाता है जिनके वो फैक्टर हैं। जैसे ये सब किसके फैक्टर हैं? सर ये सब 48 के फैक्टर हैं, ये सब 48 के फैक्टर। तो मैंने कहा प्रारंभ से तीसरा कौन है? सर 3। अंत से तीसरा कौन है? सर 16। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 100% क्या बना रहा होगा? नंबर क्या अपना? 48। क्या बना रहा होगा? नंबर। जो अभी नहीं समझ पाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ ताकि आप समझ पाए।
जैसे मैंने कोई नंबर लिया, सिंपल नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लो, 72, 1 2 3 4 18 6 12 8 9 9 18 इतने होंगे। तो हमने देखा कि सर 8वां देखो, 8 बार जो सभी ये सभी 72 के गुणनखंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल गुणनखंड कितने हो गए सर? कुल गुणनखंड हो गए 12, यानी कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12। अभी हम संख्या निकालना नहीं सीख रहे हैं मेरे दोस्त, अभी हम संख्या निकालना बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। तो मैं कहूँ कि सर इस 8 का स्थान बताइए, तो आप कहोगे सर ये है 1 2 3 4 5 6, प्रारंभ से फ्रॉम स्टार्टिंग से 6वां, और ये किसके साथ मिलकर 72 बना रहा है? 8 निम्न 72, तभी तो 72 बन पा रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि 9 का स्थान, तो 9 पीछे से कितना होगा, यानी कि अंत से 6वां। 9 अंत से कितना होगा सर? 9 अंत से 6वां होगा, यानी कि आखिरी से 6वां होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर नंबर बन पा रहा है। यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई होके, यदि किसी नंबर के 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई होके वो नंबर बन रहा है खुद, तो वो नंबर जो फैक्टर होंगे उनका प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान बराबर होगा। अब यहाँ से एक बात और निकल के आई कि सर अगर ऐसा होगा तो सभी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सम। देखो इसके कितने निकले? 12, इससे पहले कितने निकले? 10। हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उनके कितने निकले थे? 8। ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं विषम भी आएगी, वो बातें समझाई जाएंगी, कब कैसे आएंगी आप अपने आप समझ जाएंगे। इतनी बात क्लियर? अब इस बात पर सर ये हमारे हमसे कहाँ रिलेट हो रही है, तो इस बात पर हम छोटे से 1-2 सवाल ले रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, और एक मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, फिर दूसरा सवाल मैं आपसे करवाऊँगा। जैसे मैं कहूँ 24 के गुणनखंड कितने हैं? और मैंने इसमें से सवाल बना दिया, ये डाटा वो तुमको नहीं देगा, ये तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि सवाल इसमें से किस प्रकार बनेंगे। उसने दे दिया किसी संख्या n के प्रारंभ से, किसी संख्या n के प्रारंभ से तीसरा और प्रारंभ से तीसरा गुणनखंड और प्रारंभ से प्रारंभ से 6वें गुणनखंड का गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल n है, तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे? n के कुल कितने गुणनखंड होंगे? ये अपना सवाल बन गया कि n के कुल गुणनखंड कितने होंगे। इतनी चीज़ें आपको दिख रही हैं? दिख रही। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है ताकि और अच्छा लिखे। n के कुल गुणनखंड कितने होंगे? अब अच्छे से समझना, उसने क्या कहा है कि n का एक गुणनखंड है जिसका स्थान, गुणनखंड 3 नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसका स्थान कौन सा है? सर तीसरा। कौन सा स्थान है? सर 3rd पोजीशन है। और एक है जिसका स्टार्टिंग से ही कौन सा स्थान है? 6वां। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नंबर मिल रहा है, यानी कि
वही संख्या मिल रही है जिसके ये दोनों गुणनखंड हैं। इन स्थान पर जो संख्याएँ आई होंगी वो। तो हमने देखा कि फिर ऐसा तो तभी होता है कि जब अगर ये आगे से तीसरा है तो जो छठवा है ये पीछे से किस स्थान पर होगा? फिर ये पीछे से तीसरे स्थान पर होगा, पीछे से तीसरे स्थान पर होगा। तो हमें बताना है कि n के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो एक तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर ये 1 2 यहाँ से जाओ 1 2 3 यहाँ पर है, 4 5 6 ये वाला यहाँ पर होगा, और इस वाले का स्थान पीछे से कौन सा होगा? तीसरा। 1 2 तीसरा, यानी कि इस वाले का स्थान आगे से छठवा होगा, पीछे से तीसरा होगा इस वाले का। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आगे से थर्ड वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर बन रहा है तो इसका स्थान निश्चित रूप से पीछे से तीसरा होगा। तो हमने देखा कुल गुणनखंड कितने बने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बन गए? फिर n के कुल गुणनखंडों की संख्या। लेकिन जैसे ही अगर चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो ये दिक्कत दे जाएगा। तो यहाँ समझो हमें क्या करना है। सर हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले का आगे से स्थान कितना है? फिर छठवा। फिर इस स्थान इसका पीछे से कितना होगा? जितना यहाँ होगा उतना ही तो पीछे से होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि सर अगर ये आगे से छठवा है और ये आगे से तीसरा है और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों 6 और 3 का मल्टीप्लाई नहीं मेरे दोस्त, तीसरे स्थान वाली संख्या का और छठवें स्थान वाली संख्या का, और ये किसी संख्या n के गुणनखंड है। इन दोनों का गुणनफल यदि नंबर के बराबर है तो जो आगे से छठवा है ये 100% पीछे से तीसरा होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? फिर आगे से तीसरे के साथ। तो फिर ये आगे से तीसरा, फिर ये आगे से छठवा और यही आगे से तीसरा, ये आगे से छठवा और पीछे से तीसरा। तो टोटल कितना आ गया? 9। अब हमने देखा कि सर इस वाले नंबर को हमने इधर से भी काउंट कर लिया, इस वाले नंबर को इधर से भी काउंट कर लिया, तो 1 घटा दो। ये थोड़ा रीजनिंग की चीज़ आ गई, आंसर आ गया 8। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। चलो देखो, जो नहीं समझ पाए हैं वो एक बार और इनको देखो क्या लिखा हुआ है और समझने का प्रयास करो। फिर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए चलो, अगला सवाल है आपके लिए। लिखिए, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल, यदि लिख देता हूँ, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो प्रारंभ से सातवें और प्रारंभ से 7वें और प्रारंभ से 9वें स्थान पर हैं, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो प्रारंभ से 7वें और प्रारंभ से 9वें स्थान पर हैं, n आता है, संख्या n के बराबर है,
तो n के कितने गुणनखंड हैं? तो n के कितने गुणनखंड हैं? इस सवाल में हम एक चीज़ और सीखेंगे कि किन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या, किन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम भी होती है। अभी तक किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम नहीं आई है। तो आप इसको कर लोगे सर प्रारंभ से कौन सा स्थान है? 9वां। अगर ये प्रारंभ से 9वां है और ये प्रारंभ से 7वां है, ये प्रारंभ से 7वां है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मैं 7 और 9 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो 7वें स्थान पर गुणनखंड आया होगा उसका और जो 9वें स्थान पर गुणनखंड आया होगा उसका, जो 7वें स्थान पर गुणनखंड आया होगा उसका और जो 9वें स्थान पर गुणनखंड आया होगा उसका। तो ये अगर 7वें पर आगे से आया है तो ये वाला 7वें पर पीछे से आया होगा, यानी कि इस वाली संख्या का आगे से स्थान 9वां, पीछे से स्थान 7वां, जोड़ेंगे तो कितना आया? 16। हमने देखा कि ये संख्या सर आगे से भी जुड़ गई और पीछे से भी जुड़ गई, तो इसमें से एक घटा दो। जो ये एक क्यों घटा रहे हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसे समझें कि 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 6, ABCDEF। मैं कहूँ डी का आगे से स्थान बताइए तो आप कहोगे 1 2 3 4, कितना आया? 4। मैं कहूँ डी का पीछे से स्थान बताइए तो आप कहोगे 1 2 3, कितना आया? ऐड हो गए कितने हुए? 7। यानी कि टोटल 7 लड़के हैं, जबकि हमने देखा, क्या देखा? 1 2 3 4 5 6, कुल लड़के कितने हैं? 6। क्योंकि ये जो डी है ये इधर से भी काउंट हो गया और इधर से भी काउंट हो गया, तो हमने देखा कि सर दो तरफ से काउंट हो गया, एक तरफ से घटा दे रहे हैं, आंसर आ गया 6। इसको और बेहतरीन तरीके से समझना है तो वो रीजनिंग की चीज़ें हैं, जब आप बैठक व्यवस्था पढ़ते हैं तब समझ आते हैं। तो आंसर क्या आ गया? 15। तो हमने देखा कि n के गुणनखंडों की संख्या, n के नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? n के फैक्टर की संख्या 15 आ गई। और अभी अभी मैंने बताया है, क्या बताया है? अभी मैंने बताया है कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? सम। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सभी की होती है सम। तो इसकी तो विषम आ गई, तो ये कौन सी संख्या हो सकती है? तो मेरे दोस्तों ये संख्या है 400। ये संख्या है, इसकी गुणनखंडों की संख्या विषम क्यों आई उस बात को समझते हैं। इस सवाल का आंसर हो गया 15। अब ये समझना है, क्या समझना है मेरे दोस्तों? क्या समझना है कि कौन से वो नंबर हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम आ जाती है, यानी कि उनके गुणनखंड आ जाएंगे 5 3 7 19 15 13 17 9 11 27, यानी कि उनके दो के पेयर नहीं बन रहे होंगे, कोई एक नंबर छूट रहा होगा। तो हमने नंबर ले लिया 4। क्या ले लिया? 4 के गुणनखंड किए एक ही हो रहा है इसका, 2 तो यहाँ भी कौन आ गया? 2 नहीं, सॉरी यहाँ 4 आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 4। 1 का किया तो 1 चौक 4, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 आएगा, और 2 का 2 में करेंगे 2। अब एक बात बताओ, मैं लिख दूँ यहाँ 2 तो बता सकते हो ये वाला 2 लिखा है कि ये वाला 2 लिखा है? मैंने ये 2 लिख दिया तो आप क्या होगी फिर? ये वाला 2 लिखा है कि ये वाला 2? अरे ये दोनों 2 ही क्या है सर? ये दोनों 2 एक ही तो हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 4 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तभी तो 4 बना। यानी कि अगर, और एक एग्जांपल ले लो तब और समझाते हैं, तो 4 के गुणनखंड कितने हो गए?
मैंने कहा बताइए 16। तो आप कहोगे 1 का करेंगे तो 16, 2 का करेंगे तो 8, 4 का करेंगे तो 4। तो ये 4 तो 2 में काउंट नहीं होगा, यानी कि ये दोनों 4 एक ही बार तो जुड़े जाएंगे। मैं कहूँ ये वाले 4 लिखूँ कि ये वाले 4 लिखूँ, दोनों एक ही बात है। तो ये कितने 4 जोड़े जाएंगे सर? ये एक ही 4 जोड़े जाएंगे। तो 16 के कुल गुणनखंड कितने हुए? 5। हम देख रहे हैं 16 क्या है सर? 16 4 का स्क्वायर है, और जिसका स्क्वायर है वो एक ही बार आ रहा है, जिसका स्क्वायर है वो एक ही बार आया। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 36। 1 2 18 3 12 4 9, सही चल रहा है ना? 6 का करेंगे 6 में चिकनक 36, यानी कि 6 कितनी बार आएगा? फिर 6 तो एक ही बार आएगा ना, 2 बार हम काउंट कैसे कर सकते हैं? 36 किसका वर्ग है? 36 6 का ही वर्ग है। यानी कि कोई संख्या जिस संख्या का वर्ग होती है, जिस संख्या का वर्ग होती है, कोई संख्या 36 है, किसका वर्ग है? 6 का। तो देखो 6 एक ही बार आ रहा है, आ तो 2 बार रहा है, लेकिन काउंट तो एक ही बार होगा ना। मैं इसको ऐसे अगर लिख भी दूँ तो ये 2 बार काउंट थोड़ी हो जाएगा कि सर 36 का एक गुणनखंड ये 6 है, एक 6 ये है, ऐसा नहीं है, एक ही है, एक ही है। तो मैं ये बात समझ आ गई कि अगर किसी के गुणनखंडों की संख्या, यदि किसी के गुणनखंडों की संख्या विषम है, कैसी है मेरे दोस्तों? विषम, तो वो नंबर 100% किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। वो नंबर 100% किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, और उसका जो सबसे मध्य का यानी कि बिल्कुल बीच का गुणनखंड होगा, वो उसी संख्या का वर्ग होगा। सबसे बीच का गुणनखंड देखो 4 इधर है, 1 2 3 4, 4 ही इधर है, 1 2 3 4, बीच में कौन आया? 6। इधर भी देखो 1 2 3 4, 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन आया? 4। इसका भी देखो 1 2, बीच में कौन आया? 2। तुम ये समझ पा रहे हैं कि जिसका वो वर्ग है वो गुणनखंड कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में। वो गुणनखंड कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में। जैसे मैं कहूँ, इतनी बात समझ पाए आप कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम आ रही है, क्या आ रही है? विषम आ रही है, तो वो संख्या 100% क्या होगी? सर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगी। और किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगी? जो उसके मध्य का गुणनखंड है, जो उसके मध्य का गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा, चिंता मत कीजिए, अब सवालों पे आने वाली चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या कहा मैंने? एक संख्या के मध्य का गुणनखंड 9 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो आप सीधा आंसर दे देंगे सर मध्य का गुणनखंड कौन है? 9, तो 9 का वर्ग संख्या क्या हो गई? 81। देखते हैं 81 के अगर हम फैक्टर करेंगे, 1 3 9 27 और 81, तो बीच में कौन आया है? 9। संख्या कौन है? 20। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। या मैं यूँ कह दूँ कि एक संख्या के मध्य का गुणनखंड इतना है, तो संख्या क्या होगी? तब भी 81 होगी, क्योंकि 81 का वर्गमूल लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 9, और ये मध्य का गुणनखंड है। ये तो लिखने का तरीका हो जाएगा कि वो सवाल वाला कैसे आपको लिखकर देना चाहता है। क्लियर है? तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम सीखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाए। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं सीखे, ये सोचो कि इसी से निकाल पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
अब हम चीज़ों पे आगे आने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे मैं कहूँ इसी को ले लो, चलो इसके कुल गुणनखंड कितने आए थे, देखना बीच में कहीं छूट ना जाए। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए गुण। अगर मैं कहूँ 48 के कुल फैक्टर कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं, आप कहोगे सर 10। मैं कहूँ 48 के सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं 8। विषम कितने हैं, तो 10 कुल हैं, उसमें से 8 सम है, तो 2 विषम होंगे। कौन कौन से, एक और संख्या 48 है, 72 है, 24 है, 36 है, 50 है, 60 है, यानी कि छोटी संख्या है, तो हम उनकी गिनती कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यही संख्या अगर कहीं बड़ी हो जाए तो उन चीज़ों को हम किस प्रकार निकालेंगे ये जानते हैं। हमें सबसे पहले करना है 48 के अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार करते हैं, जो नहीं जानते वो सीख लो। 2 से दिया, फिर 2 से दिया, दो कितनी बार आया है, 4 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। यानी कि 48 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 48 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ये बात तो आप जानती होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा है 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है, तो फिर 2 है वो यहाँ आधार है, क्या है आधार, यानी कि बेस। 2 या क्या है आधार, और ये क्या है सर, इसको बोल देते हैं इंडेक्स बोल दो या पावर बोल दो या एक्सपोनेंट बोल दो, एक्सपोनेंट, यानी कि ये घात है, घातांक की बात है, ये घात है, पावर है, और ये आधार है। इसका मतलब है कि सर बेस को इतनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई, ये घातांक और करड़ी चैप्टर का विषय है, वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ इतनी बात समझ लो कि इस बात का क्या मतलब हो रहा है, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है कि बेस को इतनी बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब आते हैं आगे। 48 को लिख दिया हमने 2 की घात 4 × 3। अगर 2 की घात 4 को हम सॉल्व करने चाहेंगे तो आएगा 16, 16 3 48। और यदि हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पावर में 1 ऐड कर दो, 4 में 1 ऐड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हर एक चीज़ अभी जानेंगे, लेकिन पहले सीख लो। 4 में 1 ऐड किया 5, 1 में 1 ऐड किया 2, इस 4 में हमने 1 जोड़ा तो 5 आ गया, इस 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि 48 के कुल गुणनखंड कितने आ गए 10। यहाँ भी कितने आए थे। अब निकाले में सम, क्या निकालने, सम। अगर सम निकाल रहे हैं तो 2 की जो पावर है उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, 4 की 4। उसके बाद जितनी आ रही है उन सब में 1 1 जोड़ते चलो, 4 दूनी 8। अगर मैं विषम कहूँ तो अच्छा एक बात बताओ, किसी भी नंबर में सम विषम तो जानते हो ना, समझ लो, थोड़ा भूल गए हो तो। सम और विषम फिर 2 से डिवाइड, 2 से नहीं डिवाइड, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम, तो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम। तो अगर हम इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी संख्या में तो संख्या सम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, आपको फिर बिल्कुल बन जाएगी। यानी कि सर जब हम विषम निकाल रहे हैं तो 2 की कितनी भी पावर हो उसको पूरे का पूरा भूल ही जाना, ये मान लो है ही नहीं। 3 की पावर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे। अब बात आती है कि फिर ये 1 क्यों जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये सारी बात है।
हमें ये सीख लिया कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने कैसे। अब आते हैं इस बात पर, किस बात पर, कि सर हम ये जोड़ क्यों रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इन घातों का, सब चीज़ सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या किस प्रकार क्या हो रहा है। पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? पढ़ते चलो और बढ़ते चलो। मैंने संख्या ले ली 24, संख्या ले ली 24 को लिख सकता हूँ मैं 8 तिया 24, और 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और 3 की घात 1। 2 की घात कितनी है 3, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। आप लोगों को सवाल करते हुए ये सब नहीं करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ रही हैं। आपको तो समझ आ जाएगा तो आप बहुत ही जल्दी सवाल कर पाएंगे। 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0 और 3 की घात 1। क्लियर है? अगर मैं सबकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो फिर 2 की घात 1 का मान होगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो 1 होता है सिवाय 0 के। इस पर काफ़ी विवाद है, बताएंगे क्यों। n का मतलब सीधा सिंपल नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 है उसका मान कितना होगा 1, तो फिर 3 का मान भी कितना हो जाएगा 1। 2 की घात 1 2, 2 की घात 3 4, 2 की घात 4 2 की घात 3 8, 3 की घात 1 3। ये हमने लिख लिए। अब हम देखेंगे सर ये सब आपस में एक दूसरे से मिलके 24 के सभी गुणनखंडों को बना देंगे। ये सभी नंबर जो लिखे हुए हैं, और ये मैंने यहीं से उठाई है। यहाँ घात 4 होती तो हम 4 तक जाते, जितनी लास्ट घात है 0 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएंगे, जितनी लास्ट पावर है। यहाँ 3 है, 5 होता तो 5 को भी लिखते, जैसे मैं यहाँ हो जाता कहीं 120 तो यहाँ 5 की पावर एक और आ जाती तो उसको भी लिख देते। आगे समझ लेंगे जो बात 5 को भी समझना चाहते हो। तो अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूं, यानी कि इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, कितना बना 1। इस 1 का हमने 3 में किया, कितना बना 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 में करेंगे, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे हैं। इस वाले ने इन दोनों से मिलकर कितने फैक्टर बनाए 2। अब इसकी बारी, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6। इस वाले ने भी इन दोनों से मिलके कितने फैक्टर बनाए 2। अब इसकी बारी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इस वाले ने भी मिलकर कितने फैक्टर बनाए 2। 8 एकम 8, 8 तिया 24। इस वाले ने भी इसके साथ मिलकर कितने फैक्टर बनाए 24। अगर मैं देखूं कि फिर 24 के सभी गुणनखंड आप लिख के बताइए। एक 2 3 4 5 6 कोई 8 रह गया, सॉरी 8 12 कितने हो गए टोटल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी देखो कुल कितने 8। लेकिन ये हमें बनाने नहीं है मेरे दोस्त, ये हमें बनाने नहीं है, हमें समझना है। हमने यहाँ देखा क्या वास्तव में, फिर हमने देखा कि फिर ये चारों मिलकर 1 2 3 चारों मिलकर इन 2 के साथ 2 फैक्टर बना रहे हैं, यानी कुल कितने फैक्टर बना रहे हैं 8। हमने देखा यहाँ पावर कितनी थी 3, 1 जोड़ दिया। यहाँ पावर कितनी थी 1 जोड़ दिया, 2 हो गए, 4 2 8। बात समझ आई 1 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 भी तो बनेगा। हम जब अभाज्य गुणनखंड की विधि से गुणनखंड निकाल रहे होते हैं तो 1 का भाग नहीं देते हैं, यानी कि अगर इस प्रकार हम भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले किसका भाग देते हैं 2 का, 1 का नहीं देते। लेकिन क्या 1 गुणनखंड नहीं है, फिर 1 तो सभी का गुणनखंड है। और इस 2 के बाद किसका देंगे फिर 3 का, हालांकि जब 2 का पूरा दे चुके होंगे तब।
उसके बाद किसका देंगे 5 का, उसके बाद किसका देंगे 7 का, उसके बाद किसका देंगे 11 का। फिर 4 का क्यों नहीं देंगे? जब मेरे दोस्त हम 2 से दे चुके हैं, जब हम 2 से ही भाग दे चुके हैं तो वो नंबर 4 लाख बचा ही नहीं होगा। ऐसे ही जब हम 3 से दे चुके हैं तो 9 लाख नहीं बचा होगा। 2 और 3 दोनों से दे चुके हैं तो 6 लाख नहीं बचा होगा। 7 का लाख बचा, 7 का हमने दे दिया। 8 से क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 2 से दे चुके हैं। 9 से क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 3 से दे चुके हैं। 10 से क्यों नहीं देंगे? 5 और 2 से दे चुके हैं। यानी कि जब हम इस प्रकार भाग देते हैं तो यहाँ पर केवल अभाज्य संख्याएं आती हैं, केवल अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मैं क्या बता रहा था? हाँ, ये बता रहा था कि 1 क्यों जुड़ रहा है, 1 क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि ये वाला नंबर भी तो आ रहा है ना हर बार। ये 1 के साथ अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो क्या 1 बन पाएगा? क्या 3 बन पाएगा? 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा? 3 कैसे बनेगा? ये 3 कब बना जब 3 का मल्टीप्लाई हमने 1 किया। 2 कब बना जब 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया। 4 कब बना जब 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया। 8 कब बना जब 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ पा रहे होंगे। फिर आपको ध्यान आएगी कि सर आपने जब कहा था कि समगुणनखंड निकालिए, क्या निकालिए? समगुणनखंड। तो आपने सर यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ा था, यहाँ पर जोड़ा था। यहाँ पर क्यों नहीं जोड़ा था? देखते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, चलो किसको हटा, इसको दोबारा लिख देता हूँ। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 0, 3 की घात। अब हमें निकालने हैं सम, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या बनेगा? फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 4 है, इसका मान 8। इसका देंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका देंगे 8 एकम 8, 8 तिया 24। कौन कौन हट गया? फिर ये और ये हट गए। और ये कैसे थे? फिर ये दोनों विषम थे। जैसे ही हमने 2 की पावर 0 हटाई, 2 की पावर 0 हटाई, हमारे गुणनखंड कैसे बन गए? सर सभी सम बन गए। यानी कि यहाँ 1 2 3 ये तीनों पद मिलकर, ये तीनों पद मिलकर, ये तीनों पद मिलकर इन 2 के साथ, इन 2 के साथ क्या बना रहे हैं? 6 गुणनखंड। और वो 6 के 6 गुणनखंड कैसे होंगे? सम। तो आप इतनी बात समझ पाए होंगे कि जब सम निकालते हैं तो 2 की घात में 1 क्यों नहीं जोड़ते हैं, विषम निकालते हैं तो 2 की घात क्यों हटा देंगे? क्योंकि सर इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? सम। तो सम नहीं बनाना है, तो यहाँ हम केवल एक चीज़ रखते हैं 2 की पावर 0 जिसका मान होता है 1। तो 1 को लिखना या ना लिखना एक ही बात है मल्टीप्लाई में। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर ऐसे हमें समझ नहीं आया, इनका फॉर्मूला वगैरह कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए लो मैं फार्मूला बना के रख देता हूँ। और कैसे? मान ले रहे हैं कोई नंबर है m, m कोई नंबर है जिसके फैक्टर कैसे हैं? b की पावर b, c की पावर z, आगे भी आ सकते हैं d की पावर w, जितने नंबर आ रहे होंगे। और यहाँ कंडीशन क्या है? सर जो a है सम अभाज्य संख्या है। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। ये आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सीख के आए हुए हैं। और b और c क्या है? सर विषम अभाज्य संख्या। b और c 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 7 11 13 कुछ भी। x y z पूर्णांक है, ठीक है। m एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, और ये हो गया इंटीजर। तो अब मैं कहूँ कि बताइए m के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, a की पावर x उसमें 1 जोड़ दो, b की पावर y उसमें 1 जोड़ दो,
जेड की पावर सी की पावर जेड, उसमें एक जोड़ दो। ये बन गया किसी भी नंबर के सभी गुणनखंडों को निकालने की संख्या, सभी गुणनखंडों को निकालने की संख्या का फॉर्मूला। यही मैं कहूँ m के सभी सम गुणनखंड, कैसे सम, तो इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे अभी समझा के आया हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x y + 1 z + 1। ऐसे मैं कहूँ विषम, तो x क्या था सर, x किसकी पावर है, x a की पावर, और a एक समअभाज्य संख्या है, यानी कि 2 की हम कितनी भी पावर करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो संख्या कैसी बन जाएगी सर, वो सम बन जाएगी। और हमें निकालनी है विषम, तो उसको भूल जाएंगे, उसकी पावर ले लेंगे सर x की पावर, x की सॉरी यहाँ लिख लो 1 y + 1 z + 1, यानी कि हमने x वाला पूरा ही पद हटा दिया, y + 1 x + 1। अब आप किसी भी संख्या के सम, विषम और कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश ना करें, आप चीज़ों को समझेंगे तो हम और अच्छा सीख पाएंगे। स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना, इन चीज़ों को अपने हाथों से नोट करने की आदत डालो दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में ही पड़े रहेंगे, समझ आ रहा है उन्हें बात। जब इसको अपने हाथों से कॉपी पे लिखोगे तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी कि इसके साथ एक क्यों जुड़ रहा है, इसके साथ एक क्यों जुड़ रहा है, इसके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है। जब आप खुद से लिख रहे होंगे स्क्रीनशॉट में ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी। बात क्लियर है? देख लो एक बार इनको, फिर आते हैं सवालों पे कि सवालों को अब कैसे करना है। अब आते हैं बड़े बड़े सवालों पर कि सर बताइए 240 के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की सम विषम कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, 240 के प्राइम फैक्टर कर लो। 8 3 24, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5। सही लिखा है, देख लो। 8 3 24 × 10, 2 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। 16 3 48, 48 5 240। जो बच्चे ऐसे नहीं कर पा रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए ये है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहाड़े याद करो और ऐसे करना सीखो। 2 का दिया, फिर 2 का देंगे तो 60 आएगा, दिख रहा है। फिर 2 का देंगे तो 30 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 15, 5 और 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार। मुझे निकालने हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। फिर 4 में 1 जोड़ देंगे, लो 1 में पूरा करा देता हूँ। 4 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 4 और 1 5, 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 240 के कुल गुणनखंड कितने होंगे सर, 20 होंगे। सम की बात करूं तो सर, तो यहाँ 1 नहीं जुड़ेगा तो ये 4 आ जाएगा, इन दोनों में 1 1 जुड़ेगा, 2 × 2, यहाँ कुछ नहीं जुड़ा, 4 आ गया, इसमें 1 जुड़ा, 1 आ गया, 2 आ गया, इसमें 1 जुड़ा, 2 आ गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कितना आएगा 4, कुल 20, सम 16, इवन कितने हैं 16, तो और कितने होंगे 4, और नहीं यहाँ ऐसे निकालो फॉर्मूले से। ये पूरा हट ही जाएगा इवन में, 2 की पावर ना, इसको तो हटा ही दो। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 दूनी 4। विषम कितने आ गए, सम कितने आ गए 16।
इतनी बात आप लोगों को समझ आई है कि नहीं? बताओ कमेंट करके, बता देना, मैं बाद में पढ़ूंगा भैया, अभी कहाँ देख पा रहा हूँ। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। जिसको नहीं समझ आ रही वो लेट के ना देखे वीडियो, साथ में नोट करते चले। जो चीज़ें मैंने पहले समझाई हैं उनको समझने का प्रयास करो। एक दो सवाल ऐसे और ले रहे हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा बताइए 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तीनों पूछे हुए। तो सबसे पहले तो 3600 को हम प्राइम फैक्टर कर लें। तो एक तरीका तो ये है कि 3600 को हम इतना तो लिख ही सकते हैं ना, 36 गुणा 100, 36 बन जाएगा 9 चौक 36, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 निम्न 36। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4, 25 चौक 100। जो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो वैसे करेंगे, लेकिन ऐसे की आदत डालोगे तो आप लोगों को लाभ हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 4 आ गया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। घातांक और कड़ी चैप्टर का विषय है ये, यहाँ आप समझ लो। तो हमें निकालने कुल 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 3600 के कुल गुणनखंड। 3600 के कुल गुणनखंड कितने आए मेरे दोस्तों? सर 3600 के कुल गुणनखंड आए 45। अब आते हैं सम पर। किस पे? इवन में क्या करना है सर? इसको ऐसे लिख देना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है आप समझ चुके हैं। यहाँ 2 और यहाँ भी 2, सॉरी यहाँ 3, इसमें 1 जोड़ेंगे ना 3 आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। 4 तिया 12, 12 तिया। अब सीधा दिख रहा होगा सर कुल गुणनखंड 45 है, उसमें से इवन 36 है, तो और कितने बचेंगे सर? इसमें से इसको माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं, अब हमें पता है कि सर 2 के साथ किसका भी मल्टीप्लाई होगा वो नंबर इवन बन जाएगा। हमें निकालने हैं ऑड, तो इसको पूरे को भूल जाओ। 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़े 3, इस 2 में 1 जोड़ा 3, 3 तक। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत हो रही हो, देखो मेरे दोस्तों, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हों समझो बात को। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि मैं ऑनलाइन क्लास पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ हो रही हों उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, मैं छोटा लिखता हूँ या कुछ और दिक्कत, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज आपने क्या सीखा सर? आज आपने सीख लिया है किसी संख्या के सम, विषम और कुल गुणनखंडों की संख्या। इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, बिल्कुल उसको और सीख लेते हैं। यदि मैं कह दूं, क्या कह दूं? मैं ये कह दूं कि 300 कहाँ है? 3600 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 9 के गुणज हैं। 9 के गुणज हैं। गुणज माने 9 से डिवाइड है। जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बताया था गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं, अलग अलग। तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमने किया, इसको क्या लिखा था? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। किसके फैक्टर निकालने? 3 की पावर 2 के। तो इस पूरे में से 3 की पावर ले लो बाहर। अंदर क्या बचा? 2 की पावर 4। यहाँ क्या बचा? 5 की पावर 2। फिर ये कहाँ गया? ये तो निकल गया। अब ये केवल इतना बता रहा है,
कि इसके अंदर जितने गुणनखंड बनेंगे, इसके अंदर जितने गुणनखंड बनेंगे वो सब किससे डिवाइड होंगे? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9 से डिवाइड होंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 4 वही नियम लगा देंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर, और ये कॉमन नहीं लिया है हमने, इस 9 को अलग लिख लिया है बस। 2 की पावर 4 1 आ गया, सॉरी 2 की पावर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, आंसर आ गया 15। यानी कि 3600 के 15 गुणनखंड ऐसे हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं, जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं। कुछ भाइयों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई होगी। हमें किससे चाहिए? 9 से, यानी कि वो गुणनखंड यहाँ समझ लो, जैसे मैंने 24 12 लिख लो, ज़्यादा बड़ा करो, 1 2 3 4 6 12। मैं कहूँ उन गुणनखंडों की संख्या, उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 3 से डिवाइड है, तो 3 6 कितने डिवाइड है? ऐसे अब 3600 के तो हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ से निकाल रहे हैं 3 की पावर 2, यानी कि 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, हमें 9 के गुणा चाहिए, तो 9 को लिख लिया बाहर और अंदर लगा लिया ब्रैकेट। कॉमन नहीं लिया, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसमें वही नियम लगा देना जो अभी लगाते हुए, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, मल्टीप्लाई किया 15। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ऐसा ही कि सर इसी में वो पूछ ले। मैं एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझा रहा हूँ, ये बात को ध्यान रखें आप कि 6 बताइए, तो हमें पता है 3600 को कैसे लिखा था अभी, छः कैसे बनेगा फिर? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो यहाँ से लिख गई, तो 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 1 लिख गई तो 1 बची। 3 की पावर 2 थी, 1 यहाँ लिख गई, यहाँ कितनी बची? 1। 5 की तो बिल्कुल वैसे ही लिखी रखी। 3 में 1 जोड़ेंगे, इस वाले 3 में 4, इस वाले 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इस वाले 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 दूनी 8, 8 3 24। जैसे मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा फिर चीज़ें अपने आप फास्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे, आप चिंता ना करें उस बात की। आंसर कितना है? 24, यानी कि 3600 के 24 गुणनखंड ऐसे होंगे जो किससे डिवाइड होंगे? 6 से। तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ अगर मैं लिख दूँ 14, क्या लिख दूँ? 14, तो 14 बना है 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 तुम यहाँ से ले लेंगे, 7 की पावर 1 कहाँ से लें? 7 तो हमारे पास है ही नहीं। जब 7 ही नहीं है तो 7 से डिवाइड होने वाला फैक्टर भी कोई भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड होने वाला कोई गुणनखंड भी नहीं होगा। जितने नंबर यहाँ होंगे इनके आपस के कॉम्बिनेशन से जितने नंबर बन रहे होंगे वही संख्या बन पाएगी यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ यहाँ बताइए आप उन गुणनखंडों की संख्या जो 30 से डिवाइड है, तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 2 की घात 1 यहाँ लग गई थी, कितनी? 4, तो 3 यहाँ बची। 3 की घात 1 यहाँ लग गई, यहाँ कितनी थी? 2, यहाँ 1 बची। 5 की 1 घात यहाँ लिखी है, थी कितनी? 2, तो 5 की 1 घात यहाँ बची। ये कंप्लीट मिले कितना बना रहा है सर? ये बना रहा है 30, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे गुणनखंडों के, जितने गुणनखंड बनेंगे वो सभी किससे डिवाइड होंगे? 30 से, यही पूछा है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 3600 के 16 गुणनखंड ऐसे होंगे, 3600 के 16 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 30 से कंप्लीट विभाजित होंगे। मेरे भाइयों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल इसमें पढ़ेंगे हम गुणनखंडों का योग, और वो भी पढ़ेंगे कि कौन से इसके कितने गुणनखंड वर्ग होंगे, इसके कितने गुणनखंड घन होंगे, और धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमने देखा कि सर किसका चाहिए? सर